Good morning, students. How are you? So today we are going to start the next part of nucleic acid. कल की क्लास में हमने क्या देखा था न्यूक्लिक एसिड में कि न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए वो मिलकर बने किस किस से, ठीक है। आज हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अवर टुडेस टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी। अब न्यूक्लिक एसिड तो आप दोनों ही बोल सकते हो, डीएनए का भी है तो आरएनए का भी, ठीक है। दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बोला तो डीएनए एंड आरएनए बोथ। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें किसकी नॉलेज देता है कि सीक्वेंस क्या है बेसिस की, कि जैसे हमने प्रोटीन वाले पार्ट में पढ़ा था, प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि पहले कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, ठीक है। तो वो हमें सीक्वेंस के बारे में बताया। तो ये सेम वही प्राइमरी स्ट्रक्चर किसकी नॉलेज देता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस और बेसिस वगैरह शुगर वगैरह की सीक्वेंस क्या है, ठीक है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, ओवरऑल फोल्ड। देखो एक आपको न्यूक्लियोटाइड चेन मिल गई, शुगर कैसे है वो अभी मैं डिस्कस करूंगी। वो चेन ओवरऑल फोल्ड कैसे है, जो न्यूक्लियोटाइड चेन आई वो ओवरऑल फोल्डिंग कैसे हो रही है उसकी, वो किसमें आती है, आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस है वो कैसे पता लगेगी। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें ये पता है, हमने राइबोज शुगर बनाई थी। अब तो ये तो टिप्स पे याद हो ही गया होगा। यहाँ पे क्या आना है, CH2OH आना है, फिर क्या आना है, OH H। यहाँ पे हमने X ग्रुप लिया था, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो क्या बोला था, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीएनए आरएनए दोनों का डिस्कस करें तो आप बोल सकते हो वही सेम, अगर X किसके बराबर है, OH के बराबर है तो वो आपका आरएनए है, और अगर X किसके बराबर है, H के, तो किसके बराबर, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखो हमने ये आपका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, यहाँ पे आपका क्या अटैच है, बेस मानो, B1 बेस मानो, ठीक है। अब दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरा बनाओ ऐसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OH थोड़ा सा उसका बना सकते हैं, OH यहाँ पे X और यहाँ पे क्या होगा आपका बेस 2, ये बेस है, यहाँ पे OH और यहाँ पे वापस से CH2OH। अब इनकी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे देखो बेस 1 बेस 2 फॉस्फोरिक एसिड इसके 3 डैश और इसके 5 डैश से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे फॉस्फोरिक वाला ग्रुप आएगा P डबल बॉन्ड OH, एक OH ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो O, और यहाँ से OH निकलेगा ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ऐसे ये वाली भी किससे होगी, दूसरी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज CH2 ये O, फिर P डबल बॉन्ड O P दूसरी, ठीक है। तो देखो ये सीक्वेंस बताता है कि आपकी एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बेस का सीक्वेंस, यहाँ पे बेस कौन सा होगा, यहाँ B2 बेस कौन सा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करोगे आपको सीक्वेंस वाइज बेस मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, आपके ऐसे चेन बनती रहेगी। तो दिस वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। अब देखो ये आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, अब ये आपकी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है हेलिक्स के फॉर्म में, और हेलिक्स क्या था, इक्वाइलिंग फॉर्म, ठीक है, इक्वाइलिंग फॉर्म हेलिक्स इसको बोलते हैं। अब ये कौन सी हेलिक्स है आपकी, अल्फा हेलिक्स। तो ओवरऑल ये टर्न करके फोल्ड कैसे होती है, उसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे, इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए का एंड
RNA का. This is the about for primary structure of DNA and RNA. So students, come to the secondary structure of nucleic acid. देखो जो आपका DNA है वो क्या होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड. क्या होता है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. और जो RNA है वो क्या होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है. अभी उस स्ट्रैंड का मतलब क्या है, डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड चेन अक्वायर की फॉर्म में. सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब जो आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन थी वो ये एक स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड चेन. जो मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पूरा ड्रॉ किया था उसको मैंने एक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. इसमें वही है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, बेस है, वो सब अटैच है. ठीक है. अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो. वही सेम आपने यहाँ पेंटोज शुगर ली, यहाँ पे आपने बेस अटैच किया, यहाँ से फिर दूसरा तो क्वाइल फॉर्म में. ठीक है. डबल स्ट्रैंडेड का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड चेन रहेगी और इसके साथ साथ कौन सी एक और न्यूक्लियोटाइड. दो स्ट्रैंड है, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है. और आपस में वही क्वाइलिन की फॉर्म में दो, जैसे आप रोप देखते हो, दो रोप को कर दो वैसे उसमें टर्न आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है. सेम वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, डीएनए का होता है. और एक अगर आप इसका देखो, आपका ये जो स्पाइरल वाला है, एक ही क्वाइल बार बार ऐसे हो रही है तो वो किसका स्ट्रक्चर मान लो आप, डीएनए. ठीक है. दो स्ट्रैंड होते हैं. अब इसमें देखो डिफरेंट हमने बेस पेयर वगैरह देखे थे. ठीक है. अब इसके अंदर ये दोनों जो स्ट्रैंड है ये हेड होते हैं कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. अब कोई ना कोई फोर्स को होल्ड करके रखती है. और इसमें क्या होते हैं आपके बेस पेयर होते हैं. बेस हमने पढ़ा था शुगर के साथ C1 पोजीशन पे अटैच रहते हैं. तो वो बेस कोई भी हो सकता है, आपका A हो सकता है, T हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, फिर G हो सकता है या C हो सकता है, कुछ भी. ठीक है. और इधर भी बेस मिलेंगे, लेकिन ये जो बेस पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है. अभी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है वही चीज हम डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए आप क्या याद रखो कि जो डीएनए का है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. तो मैं अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको डीएनए का डिस्कस करने वाली हूँ. डीएनए का समझ में आ गया, आरएनए का तो समझ में आ ही जाएगा. ठीक है. तो पहले इतना नोट डाउन. So students, today now we are going to discuss the structure of DNA. देखो डीएनए का स्ट्रक्चर सब पढ़ने से पहले हमें चार्ट्राफ रूल डिस्कस कर रहे. ठीक है. साइंटिस्ट का नाम चार्ट्राफ था, उसने ये रूल दिया था. तो किस नाम से जानते हैं हम, चार्ट्राफ रूल के नाम से बोलते हैं. चार्ट्राफ ने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ ए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल दो या फिर नंबर ऑफ एडेनिन. ए क्या है, एडेनिन किसके बराबर होगा, ग्वानिन के बराबर होगा. और देखो डीएनए में कौन कौन से थे आपके, एडेनिन था, ग्वानिन था और साइटोसिन था, थायमिन था. यूरेसिल इसमें एब्सेंट होता है. ठीक है. और डीएनए में क्या होगा, साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा. ये डिफरेंस है. तो ए बराबर होता है जी के और टी बराबर होगा सी के. और इसमें क्या बोला था, अब देखो ये दोनों क्या है, प्यूरीन बेसिस है. और ये कौन से थे आपके, पिरिमिडीन और डीएनए. पिरिमिडीन बेसिस और डीएनए. तो देखो इसने क्या बोला था कि द नंबर ऑफ प्यूरीन बेसिस, प्यूरीन बेसिस इक्वल टू द नंबर ऑफ pyrimidine bases. ठीक है. तो मीन्स इसका मतलब क्या किया कि टोटल प्यूरीन बेसिस कितना होगा, A प्लस G किसके बराबर होगा, C प्लस P के. ये चार ग्राफ में दिया. ठीक है. इसको हम चार ग्राफ के नाम से जानते हैं. इसके बाद आपका एक साइंटिस्ट आया वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल. डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन जो किया था वो किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने. वाटसन एंड क्रिक इसने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड है. ठीक है. इट एक्सप्लेन था अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर हो गया डबल
हेलिकल, दो हेलिक्स बन रहे हैं, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पहले बात इसने ये एक्सप्लेन की थी, ठीक है। जो वॉटसन एंड क्रिक ने सेकंड पॉइंट बोला था, वो क्या बोला था कि ये जो दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है और एक दूसरा स्ट्रैंड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा कैसे आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, एक ऐसे ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला था कि टू स्ट्रैंड आर रन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक ऐसे ऊपर की तरफ चढ़े तो दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था, वो क्या बोला था कि ये जो दो स्ट्रैंडेड है ये आपस में लिंक होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू स्ट्रैंड्स are joined together through hydrogen bonding, through hydrogen bonding, ठीक है। तीन पॉइंट तो समझ में आए कि इसने जो वॉटसन एंड क्रिक था इसने एक्सप्लेन किया कि ये दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। सेकंड क्या बोला कि दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और थर्ड क्या बोला कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, इसलिए जो पॉइंट बोला इसको एक्सप्लेन कैसे करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम अभी देखने वाले हैं। इसने क्या बोला था कि जो प्यूरीन बेसिस है, प्यूरीन बेस जो है is attached with pyrimidine basis, ठीक है। मीन्स अब ये दोनों बेसिस आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो देखो प्यूरीन बेसिस आपके कौन से हैं, ए है और आपका जी है, और pyrimidine बेसिस कौन से आपके, टी है और सी है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये तो श्योर है कि जो प्यूरीन है वो इसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ होगा, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आप बोल सकते हो। अगर आपका बेस ए आ गया तो दूसरे स्ट्रैंड में किसको आना पड़ेगा, टी। ए हमेशा जो एडेनिन है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, थायमिन के साथ। ये किसके साथ अटैच होगा, थायमिन के साथ। और जो ग्वानिन है या फिर साइटो आपस में बोल दो, ये बोल दो कि एडेनिन टी के साथ कंबाइन करेगा, टी एडेनिन के साथ, एक ही बात है। बट अगर ए और टी आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और जी और सी ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ए और टी आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये कितने बनाते हैं, 2। और जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं 3। ये क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन नंबर कितना है, 3। देखो ये प्यूरीन बेसिस था, ये pyrimidine से कंबाइन किया, लेकिन pyrimidine किसके साथ, टी के साथ। ये प्यूरीन है ग्वानिन, ये pyrimidine के साइटोसिन से कंबाइन किया, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ हाइड्रोजन ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, या साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमने अभी तक देख लिया कि एडेनिन और थायमिन कंबाइन करते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन और साइटोसिन कंबाइन करते हैं वाया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। वैसे स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करी। आपको बस अभी इतना ही याद रखना है, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये आपका स्ट्रैंड है, जो 2 सक्सेसिव स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 3.4 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो एक स्ट्रैंड में अगर यहाँ पे क्या आ गया, आपका ए आ गया, ऐसे में एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस लिख देती, कुछ भी लिख दो आप, ए लिख दो,
जी लिख दो, सी लिख दो, टी लिख दो, ठीक है, फिर से ए लिख दो, या जो भी आपका मन करे, ठीक है। अब देखिए एक स्टैंड है, इस दूसरे स्टैंड के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए आ गया तो नेसेसरी ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि ए आ गया तो दूसरे स्टैंड में यहाँ पे जो बेस आएगा वो कौन सा आएगा आपका, टी आएगा। जी आ गया तो इधर क्या आएगा आपका, सी आएगा। यहाँ सी आ गया तो इधर क्या आएगा, जी। ये टी आ गया तो इधर क्या आएगा, ए। इधर ए आ गया तो इधर क्या आएगा, टी। इसी को बोलते हैं ये जो बेस पेयर है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और ये आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी किससे कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस वो कितनी है, 0.34 पिकोमीटर। तो आप ओवरऑल यहाँ से यहाँ देख सकते हो टोटल ये डिस्टेंस है ये इतनी, तो ओवरऑल कितने बेस पेयर आएंगे आपके, 10 बेस पेयर आएंगे आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वॉटसन ने इस स्ट्रक्चर के डीएनए के बारे में बताए थे। क्या क्या बताया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और कैसे कनेक्टेड होंगे, प्यूरिन बेसिस कनेक्टेड होंगे पिरिमिडीन के साथ, और प्यूरिन का ए हमेशा कंबाइन करेगा थायमिन के साथ और ग्वानिन कंबाइन करेगा साइटोसिन के साथ। इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये डिस्टेंस 3.4 है और एक बेस पेयर के बीच में 0.34 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो इतना नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का डीएनए पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप डीएनए को हीट करो, ठीक है, ऑन हीटिंग से क्या होगा, जो डीएनए पे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जो ऐसे जैसे आपने रोप का मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया, 2 रोप लो और आप उसको ऐसे करते हो टर्न, 2 डीएनए, तो जब आप हीट करते हो तो ये क्या हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है, ये एक दूसरे से रिमूव हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप इसको हीट करोगे तो 2 स्ट्रैंड्स हैं आपके, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अनफोल्ड, जो फोल्ड होते वो क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग से 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाना, अनफोल्ड हो जाना, दिस इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है, जिस टेम्परेचर पे आपका मेल्टिंग होगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। कि जिस टेम्परेचर पे ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये क्या हो, डबल नहीं सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे अचीव होगा वो मेल्टिंग टेम्परेचर। अब देखो जब हमने डीएनए को हीट किया तो वो क्या हो गया, डीएनए को अगर हमने हीट किया तो क्या हो गया, वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अनफोल्ड हो गया। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, मेल्टिंग बोला। अगर हम इसको वापस से कूल डाउन कर दें, जो हीट किया इसको हम वापस से क्या कर दें, कूल कर दें, कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से डबल स्ट्रैंडेड फोल्ड हो जाएगा, फोल्डेड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग, एनीलिंग, एनीलिंग। तो जब भी आप डीएनए को हीट करते हो तो डबल स्ट्रैंडेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में, दोनों अनफोल्ड हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग, और उसको वापस से कूल डाउन करोगे तो फिर से अपनी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनीलिंग, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में था, अबाउट डीएनए, ठीक है। आरएनए में कुछ नहीं है,
अगर आरएनए का आप स्ट्रक्चर देखो तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड और आपका थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल। सॉरी थायमिन, साइटोसिन की जगह यूरासिल, वो आपका क्या हो जाएगा, आरएनए। और ये जो आपको डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिर्फ ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो ये तो डीएनए का और ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, आरएनए का। ठीक है, तो ये आरएनए के बारे में था आपका। अब काफी बार जो डीएनए है ये अपने अपनी यही देखो, उसमें तो क्या था, दो न्यूक्लियोटाइड आपके जो थे वो रन कर रहे थे। यहाँ पे काफी बार, हमेशा नहीं, काफी बार क्या होता है, यही वापस में आके कॉइलिंग डबल स्ट्रैंडेड बना देता है। ठीक है, तो इसको हम डबल स्ट्रैंडेड तो नहीं बोलेंगे, वही आपका फोल्ड फॉर्म में हो गई, एक ही न्यूक्लियोटाइड चेन की वो अपने आप में फोल्ड हो गई। डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड चेन थे, वो आपस में एक दूसरे में ऐसे थी, अल्फा हेलिकल फॉर्म। ठीक है, आरएनए को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एमआरएनए, एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। ठीक है, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैसेंजर। ठीक है, तो एमआरएनए क्या है आपका, मैसेंजर आरएनए है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है और आर से राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये इसका मतलब ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करेगा। ट्रांसफर का मतलब आप समझ लीजिए, चीजों को यहाँ से वहां ट्रांसफर करने का मतलब ये मैसेज का ट्रांसफर करना, वो राइबोसोमल। आपके सिलेबस में इतना डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ इतना है कि कितने टाइप के आपके आरएनए में 3 टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और डीएनए का हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस कर ही लिया, ये नोट डाउन करो। फिर हम एक बार ओवरऑल टेबल बना के डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं डीएनए के एंड आरएनए। नोट डाउन। So students, now we are going to discuss the difference between DNA and RNA. देखो भाई, सेम जो पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिपीट करेंगे। ये क्या आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड ये क्या आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट, इसमें राइबोस शुगर इज प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसका क्या पढ़ा था, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या बोला था, यूरासिल क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है, थायमिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें रिवर्स, इसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमिन एब्सेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक टाइप का क्वेश्चन रह गया एग्जाम में, काफी बार पूछ लेते हैं। जैसे डीएनए का बोल देंगे, एक सीक्वेंस है, जैसे उससे कुछ लिख दिया ए टी जी सी यू टी ए, तो आपसे पूछेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सीक्वेंस लिखो। तो आपको पता है ए के साथ क्या कंबाइन करता है, टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, यू के साथ, सॉरी यू नहीं, यू तो अपसेंट होता ही नहीं। ठीक है, ये डीएनए का है। ठीक है, टी के साथ क्या आएगा, ए, और ए के साथ क्या आएगा, ए। तो ये उसके हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लिखे। काफी बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, एक सीक्वेंस देके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लिखो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायो एक छोटा सा टॉपिक और आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स का बायो वालों के लिए ज्यादा है, बायो में लोग पढ़ते हैं, हमारे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, ये आप जानते हो कि ग्रोथ वगैरह, हमारी जो हाइट वगैरह है, कोई मोटा है पतला, ये सब किसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। ठीक है, तो हार्मोन्स भी हमें चाहिए प्रॉपर एक्टिविटी या बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, जैसे हार्मोन्स इंडिकेट कर देते हैं, अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत है, आप रीड करोगे एनसीईआरटी में, छोटा सा पैराग्राफ, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको ध्यान देना, अभी तक हमने जितना पढ़ा यहीं से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पुट आउट करती है। ठीक है, थोड़ा सा जो टिपिकल पार्ट पड़ता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पड़ता है, और ये डीएनए आरएनए में, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंजाइम, प्रोटीन और विटामिन इतना
टिपिकल नहीं था, एक बार रीड करोगे, थियोरेटिकल टॉपिक है, याद हो जाएगा आपको। वहां पर स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट में एक तो याद रखना है ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, किसके हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जो साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स याद रखनी है, ठीक है। प्रोटीन्स में वही पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, और वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च माल्टोज वगैरह क्या थे, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और इसमें ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस डीएनए आरएनए बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, प्यूरिन बेसिस, पिरिमिडीन बेसिस, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। चैप्टर टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को टिपिकल लगा हो, बट सेकंड टाइम जब आप स्टडी करोगे तो काफी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।